हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, हिस्ट्री का चैप्टर है तो बहुत अच्छे से हम इसको कहानी के माध्यम से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इतिहास है, इतिहास में हमें पता है कि हमें सबको बोरियत महसूस होती है। ठीक है बेटा, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी के माध्यम से हम अगर उस चीज़ को पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू, तो उससे हमें बोरियत नहीं होगी और क्या होगा, हमें वो चीज़ फटाफट लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है? यूरोप कहाँ है भाई बेटा? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूरोप कहाँ है। तो हमारे भारत जैसे वो किसी एक महाद्वीप पे है, तो वैसे ही यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है बेटा? एक महाद्वीप है। और जहाँ हमारा जो भारत है, भारत किस महाद्वीप पे है? एशिया के महाद्वीप पे। उसी तरह एशिया की तरह यूरोप क्या है? महाद्वीप है। उसके अंदर सब बहुत तरीके के देश शामिल है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर शब्द है राष्ट्र, उसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो ये राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है बेटा? देश को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अर्नेस्ट रेनर, यानी ये एक लेखक थे, इनके अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी जहाँ पे भाषा कैसी बोली जाती है? समान बोली जाती है। सभी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब जगह क्या बोली जाए? समान, एक ही भाषा हो। जैसे हमारे भारत में क्या है बेटा? एक ही हिंदी ही भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम राष्ट्र कहेंगे। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। भाई मैम, ये क्या चीज है? तो बेटा, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों यानी बहुत प्रयास करने के बाद हम एक, यानी हमारे जो क्रांतिकारी होते हैं, इनके बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने त्याग किए हैं, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक राष्ट्र प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा, तो लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु क्या होता है? राष्ट्र होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा? राष्ट्रवाद क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है, यूरोप क्या है? महाद्वीप है। ठीक है बेटा, तो यूरोप में अलग अलग देश हैं। ठीक है, यूरोप में बहुत प्रकार के देश हैं। उसके अंदर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बेटा? देश प्रेम। यानी जो हम, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, उसी तरह से हम हमारे देश को प्रेम करते हैं। तो उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है बेटा, तो हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। एक राजा था। कहाँ था भाई? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये कहाँ था? तो भाई राजा कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है बेटा, उसका नाम क्या था? लुई सोल्वे। क्या नाम था बेटा? उस राजा का नाम लुई सोल्वे था। तो वो लुई सोल्वे जो था, वो क्या था? बहुत ही निर्दय राजा था। यानी उससे प्रजा बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। इस वजह से उसे बहुत ही निरंकुशवाद, यानी निरंकुश राजा कह सकते हैं, जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो। ये शब्द आएगा हमारे आगे। तो निरंकुश का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो। जिस तरह से मैं एक टीचर हूं, ठीक है, तो मैं तुम्हें एसएसटी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उस ऐसे तुम कहोगे कि बेटा कि मैम हमें
आप साइंस पढ़ाने लग जाओ, मैथ पढ़ाने लग जाओ, लेकिन मैं एसएसटी ही पढ़ाऊंगी, तो मैं कैसी हो गई, एक निरंकुश टीचर हो गई। तो उस तरह से हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा राजा था, निरंकुश राजा था। यानी वो जो वहां की जो प्रजा थी बेटा, वो उस राजा से बहुत परेशान थी। ठीक है बेटा, तो उस राजा से परेशान होने के कारण वहां पे क्या हुआ, एक लोगों में क्या हुई कि भाई बहुत भड़क गए वो लोग कि भाई हम इतना सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ बेटा कि उन्होंने क्या किया, क्रांति स्टार्ट कर दी। पहले कुछ वर्ग के लोग स्टार्ट हुए, फिर उनको देख के दूसरों में भी हिम्मत आई। तो ये चीज सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुई थी, तो कौन से देश से स्टार्ट हुई थी, फ्रांस देश से। यानी यूरोप के फ्रांस देश से क्या स्टार्ट हुई थी बेटा, जो क्रांति थी, यानी वो कहां से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तुमने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम ये आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी बेटा, यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है बेटा, तो इस यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड एक हम चित्र देखेंगे। ये एक चित्र है, ठीक है, सेम चित्र तुम्हारी बुक में भी होगा। तो बेटा ये चित्र किसने दिया, सबसे पहले ये किसने बनाया ये चित्र, तो एक फ्रेडरिक नाम के एक कलाकार थे, आर्टिस्ट थे वो। ठीक है, उस फेडरिक कलाकार ने इस क्या बनाया, चित्र को बनाया। अब इस चित्र को उसने क्या किया था, कल्पनादर्श, यानी उसने अपनी कल्पना से बनाया था ये चित्र। अब बेटा आप पूछोगे कि मैम ये कल्पनादर्श क्या होता है, तो बेटा कल्पनादर्श यानी अपनी कल्पना से बनाया गया चित्र, तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्पना दर्श कहेंगे। तो फेडरिक सारियू क्या नाम था, तो बेटा ये जो फेडरिक सारियू, इसका सरनेम क्या था बेटा, पूरा नेम इसका फेडरिक सारियू था। तो इसने एक कल्पना दर्श बनाया था, उसने अपनी कल्पना थी उसके आधार पर ये चित्र बनाया था। तो इसके अंदर इसने क्या क्या दर्शाया था उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सर्वप्रथम अगर इधर की साइड से बात करें तो उसने एक प्रतिमा, ये जो आपको प्रतिमा दिख रही होगी, इसमें प्रतिमा दर्शाई थी। ठीक है, ये प्रतिमा एक हाथ में क्या थी, स्वतंत्रता की क्या थी, मशाल कह सकते हैं, यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, ज्ञानोदय की मशाल। क्या थी बेटा, ज्ञानोदय की मशाल। और एक हाथ में क्या था बेटा, अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का क्या था, घोषणा पत्र था। भाई हमसे पूछ ले एग्जाम में कि कल्पना दर्श में जो प्रतिमा दर्शाई गई है वो किस लिए दर्शाई गई है। अब कि भाई जो प्रतिमा है इसके हाथ में एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल। भाई ये ज्ञानोदय की मशाल क्या होता है, तो ज्ञानोदय की मशाल का अर्थ यहाँ पे इस तरह है कि बेटा ये जो ज्ञानोदय की मशाल है ये हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए कि भाई हमारे ऊपर जो अत्याचार, जो फ्रांस के यूरोप के जो लोग थे, फ्रांस के लोग थे, उन्होंने वो क्या कि उनका जो राजा था वो लुइस 16वें, तो उन्होंने क्या कि बहुत अत्याचार कर रखे थे, तो जिससे जनता बहुत क्या थी, प्रजा बहुत परेशान थी। तो उन्होंने वो क्या चाहते थे कि भाई स्वतंत्रता चाहते थे, तो ज्ञानोदय की मशाल इसका प्रतीक थी। उसके बाद अब जो हम उनको अधिकार चाहिए थे, यानी जो फ्रांस की जो जनता थी उनको क्या चाहिए थे बेटा, अधिकार चाहिए थे,
तो उसके लिए अधिकारों के लिए क्या बनाया था बेटा, घोषणा पत्र भी इसमें मौजूद था। ये सब कल्पना किसके द्वारा की जा रही है बेटा, फ्रेडरिक सरयू के द्वारा। ठीक है बेटा। अब ये जो यहाँ पे ये जो चित्र में दर्शाया गया है ये क्या है, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, इनको दर्शाया गया है। अब ये क्यों आए बेटा, तो ये इसमें इसलिए दर्शाया गया है ताकि जैसे जिस तरह से हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है उसी तरह से वहां के जो जो लोग जिनको मानते थे, यानी ईसा मसीह को इनको मानते थे, तो ईसा मसीह, संत, फरिश्ते ये क्या कर रहे हैं, उन पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे जो ये दर्शाया गया है, यहाँ पे क्या है, ये लोग हैं क्रांतिकारी। कौन है बेटा, क्रांतिकारी, जो अलग अलग देशों से हैं। कौन कौन से देश, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि। तो ये सब क्या है, क्रांतिकारी अलग अलग देशों से हैं और अपने अपने देश का झंडा लिए हुए हैं। तो भाई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाई फ्रांस का झंडे के अंदर, फ्रांस का झंडा कैसा होता है, तो तिरंगा झंडा होता है। याद रखना फ्रांस के झंडे के अंदर कौन कौन से रंग होते हैं, नीला होता है, सफेद होता है और लाल होता है। कौन कौन से झंडे होते हैं बेटा फ्रांस के, कौन कौन से कलर के होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं फ्रांस के तिरंगा जो होता है कौन से कलर का होता है, नीला, सफेद और लाल। उसी तरह से जर्मनी का पूछा जाए तो जर्मनी का क्या होगा, काला, सुनहरा और सफेद। ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें इसमें दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि भाई ये जो कल्पना दर्श है ये किस चीज का प्रतीक है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो ये भाईचारे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा, भाईचारे का। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कल्पना दर्श के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो कल्पना दर्श के अंदर क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो कल्पना फ्रेडरिक सरयू के द्वारा जो कल्पना दर्श दर्शाया गया है उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो यान फर्स्ट हम लिखेंगे मशाल थी, एक तो प्रतिमा थी जिसके एक हाथ में क्या था, ज्ञानोदय की मशाल थी। और एक हाथ में क्या था, अधिकारों के घोषणा पत्र। ठीक है। सेकंड था ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, इनके चित्र दर्शाए गए थे और इनके अंदर क्या था बेटा, ये क्या कर रहे थे, आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक है बेटा। थर्ड क्या थी बेटा, क्रांतिकारी दर्शाए गए थे जो कौन कौन से देशों से, विभिन्न देशों के थे, जिसमें कौन कौन से देश थे, फ्रांस था, जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि। तो ये सब क्या थे बेटा, ये सब
इसके अंदर दर्शाए गए थे। एक और चीज दर्शाई गई थी बेटा, ये जो यहां पे जो अवशेष दिख रहे हैं, ये चीज क्या थी? ये अवशेष थे। तो ये अवशेष किस चीज के थे बेटा? निरंकुश। अब आप बोलोगे कि बेटा निरंकुश क्या होता है? निरंकुश क्या होता है? तो निरंकुश का मतलब मैंने बताया था अभी कि निरंकुश जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, यानी जो निरंकुश संस्थाएं थी, निरंकुश संस्थाएं थी, उनके क्या थे? ध्वस्त अवशेष थे। क्या थे? ध्वस्त अवशेष थे। अब आप बोलोगे ध्वस्त अवशेष क्या होता है? बेटा जैसे किसी राजा का महल है, ठीक है बेटा, उस राजा के महल को वहां की प्रजा ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो यानी उसका जो महल है वो खत्म हो गया। तो जो भी वहां का जो लुई सोल्वे था, उसने क्या किया था बेटा? लुई सोल्वे की वजह से क्या हुआ था? लुई सोल्वे की वजह से वहां की प्रजा परेशान थी। तो प्रजा ने क्या किया था कि भाई इसमें अपन क्या कर दे, उनकी महलों को क्या कर दें? तोड़ देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? जो निरंकुश संस्थाएं, ध्वस्त अवशेष भी थे। ठीक है बेटा, तो इसमें एक और चीज अपन लिख सकते हैं, यहां एक और चीज लिख सकते हैं, निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष। ठीक है बेटा, फ्रांस के अंदर तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं, नीला, सफेद और लाल। जर्मनी के काला सब। और ये कल्पनादर्श किसका प्रतीक है? भाईचारे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा? भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या क्या चीज दर्शाई गई है? प्रतिमा एक दर्शाई गई है जिसके एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मशाल है, जो हमें क्या बताता है कि हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता। एक है अधिकारों के घोषणा पत्र कि हमें समान अधिकार मिले। ठीक है। सेकंड है ईसा मसीह, संत, फरिश्ते का उन पे आशीर्वाद है। थर्ड है क्रांतिकारी, जो कहा किस किस देशों के थे? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि सभी देशों के क्रांतिकारी थे, उनके झंडों सहित थे वो। ठीक है। और चौथा क्या देखा हमने? निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष। एक बार इसको देख ले। ठीक है बेटा, अब आता है अपना राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। यानी मैंने बताया था, यानी फ्रांस के जो लोग थे, उन्हें क्या हुआ था कि भाई उनके ऊपर जो लुई सोल्वे था वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर क्या हुआ था? उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी कि भाई ये हमारे पे अत्याचार कर रहा है, तो इससे हमें छुटकारा पाना है। तो उन्होंने क्या किया? भाई हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना जगी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे अपन बोलते हैं हम अपने हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, यानी हम बहुत ज्यादा देश प्रेमी हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हम क्या हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है, उससे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय। तो फ्रांसीसी क्रांति का उदय क्यों हुआ था बेटा? क्योंकि जो लुई सोल्वे था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का
जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था बेटा? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सर्वप्रथम किस देश के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो सर्वप्रथम फ्रांस देश के अंदर। यानी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, सर्वप्रथम किस देश से राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो आंसर क्या होगा बेटा? फ्रांस देश से। ठीक है, और कब हुआ? वही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का उदय कब हुआ? तो अपन क्या बोल सकते हैं? 1789 से। ठीक है बेटा, 1789 से उदय हुआ। भाई 1789 के बाद ऐसा क्या हुआ था? तो 1789 से पहले का मैंने आपको बताया कि वहां पे वो जो राजा था उससे बहुत परेशान थे लोग, बहुत अत्याचार करते थे। उसके बाद 1789 में एक और राजा आया था। वो क्या चाहता था बेटा? कि भाई वो फ्रांस के ऊपर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो फ्रांस के ऊपर कब्जा करना चाहता था। तो उस राजा का नाम क्या था बेटा? नेपोलियन। क्या नाम था बेटा? उस राजा का नाम था नेपोलियन। ठीक है बेटा, ये राजा आया था। तो भाई हमारे से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद था उसके कारण क्या क्या थे, तो उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी क्या क्या बदलाव हुए थे बेटा? ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा एक बार हम फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो था और जो बाद में चीजें हुई थी उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो बेटा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे पहले राजा कौन था? लुई शोल्वे था। ठीक है, तो लुई शोल्वे का अंत, राजतंत्र समाप्त और प्रजातंत्र शुरू। अब ये मैम राजतंत्र क्या होता है? यानी वहाँ का जो राजा था जो उस प्रजा पे क्या करता था? अपना अधिकार जमाता था, निरंकुश राजा था वो। ठीक है, तो उसका जो राज था, मतलब उसका जो उस पे उस देश पे के ऊपर जो राज था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अब किसकी चलेगी? यानी ये बात किसकी हो रही है? 1789 से पहले जो लुई शोल्वे था, ठीक है, उसका राजतंत्र क्या हो गया? यानी उसको वहां से हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया। और उसके बाद किसका राज स्टार्ट हो गया? राज प्रजातंत्र, यानी प्रजा का मतलब जो वहाँ की जनता थी वहाँ का राज स्टार्ट हो गया। तो बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले किसका राजतंत्र था, तो अपन क्या आंसर देंगे? लुई शोल्वे का। उसके बाद 1789 के बाद
किसका राजतंत्र था, यानी उसके बाद राजतंत्र तो हट चुका था और क्या स्टार्ट हो गया था, प्रजातंत्र स्टार्ट हो गया था। अब एक बार बेटा आता है, शब्द आता है जैकोबियन क्लब। क्या आता है, जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1789 के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 1789 के बाद जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी। अब ये जैकोबियन क्लब क्या था, तो जैकोबियन क्लब ऐसा था जिसके अंदर जो शिक्षित लोग थे उनके द्वारा एक क्लब खोला गया जिसे हम क्या कहेंगे, जैकोबियन क्लब कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, उससे पहले एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। तो 1718 के बाद 89 के बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, एक तो लुई 16वें का राजतंत्र समाप्त हो गया, प्रजातंत्र शुरू हो गया, जैकोबियन क्लब की स्थापना हो गई, और अब ये आ गया भाई पितृभूमि व नागरिक पर जोर दिया जाने लगा। अब क्या हुआ बेटा कि भाई पितृभूमि, यानी पितृभूमि मतलब जैसे मेरे पापा, ठीक है, तो मेरे पापा के बाद उनकी क्या होगी, जो भूमि होगी वो मैं बोल सकती हूँ कि बेटा कि वो मेरे पापा की भूमि है, तो वो अपन क्या बोलेंगे उसको कि वो मेरी पितृभूमि है। इस 1789 से पहले किसका राज चलता था, लुई 16वें का। तो उससे पहले 1789 से पहले ये पितृभूमि नामक कोई शब्द था ही नहीं, ठीक है बेटा। तो पितृभूमि व नागरिक पर जोर दिया गया और एक नेशनल असेंबली का गठन हुआ गया। क्या किया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली के अंदर क्या किया जाता था बेटा, नेशनल असेंबली के अंदर किसी भी भूमि या जमीन का लेखा जोखा तैयार किया जाता था, यानी उसके बारे में लिखित सूचनाएं तैयार करना किसमें किया जाता था, नेशनल असेंबली के अंदर। यानी क्या किया जाता था, भूमि या किसी भी जमीन के बारे में लेखा जोखा तैयार किया जाता था, यानी ये इस पर्टिकुलर इंसान की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या है, ये उसकी जमीन है, तो उस जमीन के बारे में जितना भी लेखा जोखा होता था वो किसके अंदर किया गया, नेशनल असेंबली के अंदर होता था। तो इस नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ, 1789 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया। अब 1789 के बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो गई थी उस टाइम। तो 1789 के बाद जो फ्रांस का जो तिरंगा था, अब क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के तिरंगे में कौन से कलर होते हैं, तो फ्रांस के तिरंगे का रंग कैसा होता है, कौन से होते हैं, नीला, सफेद और लाल। तो इस तिरंगे को फिक्स कर दिया गया, यानी इस तिरंगे को चुना गया और फ्रेंच भाषा चुनी गई। यानी अब पहले जो 1789 में लुई 16वें का जब राज्य चलता था, तो उस टाइम क्या होता था बेटा कि उस टाइम राजा जो हर राज्य के अंदर अलग अलग, हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन हर देश, इसके बाद क्या हुआ, 1789 के बाद फ्रांस में हर राज्य के अंदर एक ही भाषा बोली जाती है। वो कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा स्टार्ट कर दी गई, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है सामूहिक पहचान की भावना, यानी पहले राजतंत्र था लुई 16वें का, उस टाइम कोई भी समूह नहीं होता था, हम किस देश से हैं, यानी हम भारत के नागरिक हैं, इस चीज का हम नहीं बोल सकते थे। 1789 के बाद सामूहिक पहचान की भावना स्टार्ट हो गई, यानी वो अब बोल सकते थे कि हम फ्रांस के नागरिक हैं। इस चीज को वो पहचान, सामूहिक पहचान, यानी हम इस समूह के हम इस देश के नागरिक हैं, इस चीज को वो इसका स्टार्ट हो गया था। तो बेटा उसके बाद सामूहिक पहचान की भावना, यानी हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इसकी पहचान की, इसकी भावना, सामूहिक भावना स्टार्ट
हो गई, यानी कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं। किसमें? इसमें नागरिकता का पहचान स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है एक समान नाप तोल की पद्धति। तो बेटा 1789 से पहले क्या होता था कि भाई किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को तोलने के लिए एक समान पद्धति थी नहीं थी। यानी किसी जो फ्रांस देश के जो अलग अलग राज्य थे, यानी एक राज्य में अलग, यानी जैसे किसी धान है अपने पास, ठीक है, धान कोई अनाज है अपने पास, उसका जैसे फ्रांस के एक राज्य में तो 5 किलो का भाव चल रहा है और उस 10 रुपये चल रहा है। ठीक है, और एक राज्य में 5 किलो का भाव 15 रुपये चल रहा है। तो इस तरह की पद्धति थी। तो इस समान इसका 1789 के बाद एक समान नापतोल पद्धति स्टार्ट हो गई थी। तो बेटा ये चीज समझ में आई, फ्रांसीसी क्रांति से पहले की चीज और फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या चेंज आए उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी? ठीक है बेटा, अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चेंजेस पढ़े हमने कि क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी बेटा? एक तो वहां पे क्या था, अयोग्य शासक था। यानी अयोग्य शासक मतलब जो लुई 16वें था वो कैसा शासक था? निरंकुश शासक था और बहुत अत्याचार करता था, जिससे वो क्या थी, प्रजा उसकी जो थी वो क्या थी, खुश बिल्कुल भी नहीं थी। और सेकंड है मध्यम वर्ग का उदय। अब इसमें एक चीज स्टार्ट हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर कि जो मध्यम वर्ग थे वो आगे आना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बेटा क्या कर दिया था? आगे आना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, मध्यम वर्ग का उदय होना स्टार्ट हो गया था। थर्ड है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। अब जो मजदूर लोग थे उनकी जो बहुत स्थिति थी बहुत दयनीय होती जा रही थी। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं मजदूर वर्ग की दुर्दशा होती जा रही थी। आम जनता की जो स्थिति थी वो दयनीय थी, क्योंकि जो राजा था बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, बहुत परेशान थी वो जनता वहाँ की उससे। तो क्या था, जो आम जनता थी उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, दयनीय हो गई थी। और आज़ादी पर क्या लगा दिया था भाई, प्रतिबंध। मतलब स्वतंत्रता 1789 के बाद से स्टार्ट हुई थी, तो आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है बेटा, मैंने एक चीज बोली थी अभी कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे एक राजा आया था। कौन आया था भाई वो राजा? राजा आया था नेपोलियन। नेपोलियन नाम का एक राजा आया था, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इस टाइप से दिखता था ना, नेपोलियन जो राजा था बेटा वो इस टाइप से दिखता था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769, यानी इसका जन्म कब हुआ था? जब फ्रांसीसी क्रांति के 20 साल पहले इसका जन्म हुआ था। यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 से स्टार्ट हुई और इसका जन्म कब हुआ था? 1769 में। क्वेश्चन आ जाता है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या कर रखा था? प्रभावित कर रखा था। यानी जो नेपोलियन था बहुत अच्छा शासक था। और वो किस लिए आया था बेटा? नेपोलियन क्या करने आया था? फ्रांस पे कब्जा करने आया था। क्या करने आया था? उसका जो मेन मोटिव था क्या था बेटा? कि भाई वो क्या करना चाहता था? फ्रांस पे कब्जा करना चाहता था। ठीक है, जो फिर उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे अपनी पहले तो छवि बनाना स्टार्ट किया था कि भाई पहले मैं पूरी प्रजा पे अपना बहुत अच्छा इफेक्ट डालूंगा, उसके बाद मैं शासन स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा,
उसका ये मेंटेलिटी थी। तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। कहाँ का सेनापति बन गया? वो फ्रांस का सेनापति बन गया था। कौन सी वर्ष में? 24 वर्ष की आयु में ही वो क्या बन गया था बेटा? सेनापति बन गया था। ठीक है बेटा। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है बेटा। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फ्रांस को क्या किया था बेटा? बहुत सारे युद्ध में जीत हासिल करवाई थी, जिससे क्या हुआ था? वो अपनी छवि बनाना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था बेटा? छवि बनाना चाह रहा था, जिससे क्या होता कि वो प्रजा उससे क्या होती? प्रभावित होती, और प्रजा उसकी तरफ आकर्षित होती। हाँ भाई, ये राजा अब अच्छा आ रहा है दिखे, तो हम इसको चुन सकते हैं। ठीक है। तो वो ये उसकी जो मेंटेलिटी थी कि भाई हम इसको मैं अपने फ्रांस के ऊपर कब्जा करूंगा, और पहले फ्रांस की जो जनता है, प्रजा है, उसके ऊपर मैं पहले उनका दिल जीतूंगा, और उसके बाद मैं उस पर शासन करूंगा। ठीक है। इस तरह की उसकी मेंटेलिटी थी। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी बेटा, और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बेटा ये तो हो गया नेपोलियन का। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? एक बार जानकारी ले लेते हैं। आज हमने राष्ट्र के बारे में पढ़ा। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब जाना, या राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बेटा? देश प्रेम। उसके बाद यूरोप में जो फ्रांस देश था, ये क्वेश्चन हमेशा मतलब एक साल छोड़ के एक साल में ये क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रांस यानी यूरोप के अंदर जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो किस देश से, मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद किस देश से स्टार्ट हुआ था? तो फ्रांस देश से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1789 से शुरू हुआ था। ठीक है बेटा। अब फ्रांस के अंदर एक राजा था। ठीक है। फ्रांस के अंदर राजा था, उसका नाम क्या था? लुईस सोल्वे। ठीक है बेटा। फिर एक आए थे हमारे चित्रकार, वही आए थे, उन्होंने क्या, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सारियो नाम था। उन्होंने क्या किया था बेटा कि एक चित्र द्वारा हमारे जो फ्रांस के अंदर, जो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उसकी कल्पना करके एक चित्र बनाया था। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था? उन्होंने इसके अंदर कल्पना दर्श के अंदर प्रतिमा बताई थी, एक प्रतिमा जिसके एक हाथ में तो था ज्ञानोदय की मशाल थी, और दूसरे हाथ में क्या था? अधिकारों के घोषणा पत्र थे। ठीक है बेटा। सेकंड था ईसा मसीह, संत, फरिश्ते जो ऊपर की तरफ थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो जो क्रांतिकारी है उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। थर्ड था अपना क्रांतिकारी, थर्ड थे नीचे जो क्रांतिकारी थे वो अलग अलग देशों से आए हुए थे, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या था? आक्रोश था, और वो अलग अलग देशों के, उनके देश के झंडे भी उनके साथ में थे। ठीक है। कौन कौन से देश थे वो? तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि। उसके बाद हमने पढ़ा कि चौथा हमने था कि निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष मिले थे। उसमें जो चित्र में निरंकुश संस्थाएं कौन सी थी? जिस राजा का अब राजतंत्र समाप्त हो गया हो, और उसके मतलब जो उसका जो घर वगैरह है वो उसको ध्वस्त कर दिया हो, उसके अवशेष इसके अंदर हमने देखे थे। भाई ये जो कल्पना दर्श था वो किस चीज का प्रतीक था? तो वो भाईचारे का यानी एकता का प्रतीक था। उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना को, हम राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति का उदय। सर्वप्रथम किस देश से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? तो फ्रांस से। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है बेटा। फ्रांसीसी क्रांति के से पहले और उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई लुईस सोल्वे का राजतंत्र समाप्त हो गया था, प्रजातंत्र स्टार्ट हो गया था, जैकोबियन क्लब की स्थापना स्टार्ट हो गई, जैकोबियन क्लब की स्थापना कर दी गई थी। पितृभूमि और नागरिकता पे जोर दिया गया, जिसके अंदर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फ्रांसीसी ध्वज यानी उसका जो तिरंगा था फ्रांस का, और
फ्रेंच जो उनकी भाषा थी उसे चुना गया। ठीक है बेटा, सामूहिक पहचान की भावना को बताया गया, एक समान नापतोल पद्धति के बारे में बताया गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद या उससे पहले क्या क्या बदलाव आए थे, तो उसके बारे में हमने ये पढ़ लिया था। तो इसके बारे में आप इसमें पॉइंट्स के साथ लिख सकते हो कि फर्स्ट ये हुआ था, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ ये ध्वजा के बारे में, तिरंगा के बारे में लिख सकते हो, फिफ्थ उसमें सामूहिक पहचान की भावना के बारे में लिख सकते हो, सिक्स्थ हम लिख सकते हैं एक समान नापतोल की पद्धति के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी, तो एक तो अयोग्य शासक था, कौन था वो, लुइस 16वें जो निरंकुश शासक था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, मजदूर वर्ग की दुर्दशा हो रही थी, आम जनता की दयनीयता और स्थिति और आज़ादी पर प्रतिबंध था, इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ था। ठीक है बेटा, अब फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन आया था, एक और शासक कौन आया था, नेपोलियन आया था। उसका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769। और इसका ये क्या करने आया था, इसका मेन मोटिव क्या था कि भाई फ्रांस के ऊपर कब्जा करने के लिए आया था। पहले इसने क्या किया कि भाई वहाँ की जो प्रजा थी उसके मतलब उसके ऊपर दिल जीतने का काम किया था कि भाई पहले मैं इसके अच्छे अच्छे काम करूँगा, उसके बाद इसके ऊपर शासन करूँगा। तो और उसने 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी बेटा, और यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसके बारे में और जानकारी लेंगे। थैंक यू।